चलो स्टार्ट करते गए। अब सुनो, मिशन स्टेटमेंट अपना हो गया। अभी ये क्वेश्चन था, वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिशन। वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन। आज कोई भी कंपनी है उसमें मिशन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिशन, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसको। वाई मिशन, वाई मिशन। पहली बात तो ऐसे लिख दो, एक एक लाइन छोड़ के, 1 2 3 4 डैश 5 6, 1 2 3 4 डैश 5 6 ऐसा लिख दो। 6 पॉइंट है इसके अंदर। वाई मिशन। अब सुनो ध्यान से गाइस, वाई मिशन। पहला पॉइंट, मिशन मतलब पर्पस। ये 4 पॉइंट में कॉमन शब्द है पर्पस। पर्पस है तो फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट मतलब क्या, यू कैन फोकस्ड ऑन योर पर्टिकुलर वर्क बिकॉज देर इज अ पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग। तो पर्पस है तो फोकल पॉइंट है। पर्पस शुड बी यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी मतलब यूनिवर्सल पर्पस। यूनैनिमिटी मतलब यूनिवर्सल पर्पस। यूनैनिमिटी पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट पर्पस। अभी जो मिशन, अब देखो अगर आपने वो लाइन देखा था, विजन होता है टॉप में, फिर होता है मिशन, फिर होता है ऑब्जेक्टिव्स, फिर होता है गोल्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मिशन, पर्पस, मिशन हेल्प्स टू अचीव, मिशन हेल्प्स टू, अब जो मिशन है वो अपने को ऑब्जेक्टिव में ट्रांसलेट करने का है, ऑब्जेक्टिव को गोल्स में, गोल्स को टास्क असाइनमेंट में, डे टू डे टास्क करना पड़ेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल खोलना ये मेरा विजन है, बट सीए बनना मेरा मिशन है। इंटर पास करना ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है जो भी मिशन पर्पस है, ठीक है, जो भी पर्पस है उसको तुम कन्वर्ट करो ऑब्जेक्टिव में, गोल्स में, पैरामीटर में है कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस। कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस मतलब पता है क्या, कॉस्ट, अभी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस, पैरामीटर, मिशन। वाई मिशन, ये 4 पॉइंट पहले लिख दो, वाई मिशन। वाई मिशन। चार पॉइंट लिख दो, वाई मिशन। वाई मिशन। डन, ये 4 पॉइंट लिख दिया। अब मिशन पूरा करने के लिए तुमको लगेगा रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को एलोकेट करो, फंड्स को, और उसको यूज करो। मोटिवेट टू यूज द रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है यूरोप, तो यूरोप के लिए मैंने फंड्स को एलोकेट किया। अब मुझे मोटिवेशन मिलेगा वही फंड्स को यूज करने के लिए।
वाई मिशन में। लिख दो इतना जल्दी फटाफट, वाई मिशन। हो गया, 1 मिनट हो गया गाइस। वाई मिशन, डन। कोई जवाब नहीं दे रहा यार। आगे करें, डन, वेरी गुड। अब सुनो, अभी ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखना, ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें ऐसे लिखना स्मार्ट CCD, स्मार्ट CCD, ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें ऐसे लिखना स्मार्ट CCD। स्मार्ट CCD, मैं बोलता हूँ वो फुल फॉर्म लिखते जाओ आप लोग। स्मार्ट CCD। अब S पहले लिखो, पहले लिखो S। S मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट, ऐसे लिखना, स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट। दूसरा लिखना M मेजरेबल, M मतलब है मेजरेबल। A मतलब है अचीवेबल, A का मतलब है अचीवेबल। R मतलब रेलिवेंट, R मतलब रेलिवेंट। T मतलब टाइमलीनेस, T मतलब टाइमलीनेस।
सी मतलब चैलेंजिंग, सी मतलब चैलेंजिंग। दूसरा सी मतलब कोरिलेट विथ ईच अदर। कोरिलेट विथ ईच अदर। डी मतलब डिसीजन मेकिंग। डी मतलब डिसीजन मेकिंग। डन। तो ये लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्टिव ना स्पेसिफिक होना चाहिए कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है। ऑब्जेक्टिव तुम्हारे मेजरेबल होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 30 दिन में 30,000 कमाने के हैं, 30 दिन में 30,000, तो एक महीने का मतलब एक दिन का हो गया 1,000। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे होना चाहिए तो तुम मेजर कर सको, ऑब्जेक्टिव ऐसे होना चाहिए तो तुम अचीव कर सको, अचीवेबल। ऑब्जेक्टिव ऐसे होना चाहिए जो रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंट, रिलेटेड, टाइम फ्रेम। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग होना चाहिए, ऐसा इजी टू अचीव नहीं होना चाहिए। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव मस्ट कोरिलेट विथ ईच अदर। अलग अलग ऑब्जेक्टिव है तो बस कोरिलेट होना चाहिए। जैसे कि फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ये कोरिलेट है। ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विथ ईच अदर। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव मस्ट कोरिलेट विथ ईच अदर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड हेल्प्स टू अचीव मिशन एंड पर्पस ऑफ द कंपनी। अचीवेबल में जो लिखा है ना अचीवेबल, उसमें इतना लिख दो, अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस अचीवेबल में। डन गाइस। ऑब्जेक्टिव स्मार्ट सी सी डी। स्मार्ट सी सी डी। डन। अभी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। कोई भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये रहे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एज इट इज लिख देना पॉइंट वाइज में, 1 2 3 4 5 6 में ऐसा है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है प्रॉफिट। आज हर एक कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वही रहता है, भाई अपने को प्रॉफिट चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, कुछ आउटकम भी अच्छा आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, हम कॉम्पिटिटर से एक कदम हमेशा आगे रहने की कोशिश करेंगे, कॉम्पिटिटर से हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटिव पोजीशन। नेक्स्ट, एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होना चाहिए। नेक्स्ट,
एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखो, कंपनी को एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी में कंपनी एकदम आगे रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी लीडरशिप। एंड नेक्स्ट, जो भी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि अपना ये PNL रिपोर्ट्स वगैरह सब, वो पब्लिक को टाइम टू टाइम देना चाहिए। लिख लो सब, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। हो गया गाइस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। फिर ओके ओके चलता है अभी। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है ना, ये पैराग्राफ सिर्फ रीड करने का, ये लिखना नहीं है, रीड ओनली, बेसिक है। नेक्स्ट गाइस लिखो हेडिंग वैल्यूज। वैल्यूज में 5 एरो लिख दो, 6 एरो, बहुत काम का है। छह एरो है वैल्यूज में। वैल्यूज 6 एरो, बहुत काम का आंसर है गाइस, वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब क्या है गाइस, सुनो। वैल्यूज मतलब होता है कोई भी कंपनी की वैल्यू आज कैसे अच्छी रह सकती है। ठीक है गाइस, सुनो, कोई भी कंपनी की वैल्यू कैसे अच्छी रह सकती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी वैल्यूज का मतलब होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि भाई अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी जगह पर अनवांटेड मॉडिफिकेशंस नहीं होना चाहिए, मतलब कंपनी जो कमिट किया वो कंपनी को वो चीज़ देना चाहिए, अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, ट्रस्ट होना चाहिए कंपनीज पर लोगों को। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर शुड बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है कंपनी नहीं चलेगा। ह्यूमैनिज्म होना चाहिए कंपनी में, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक ह्यूमैनिज्म होना चाहिए कंपनीज में। ठीक है। नेक्स्ट, इनोवेशन। कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव चीज लानी चाहिए। डाइवर्सिटी, कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री में उसका काम होना चाहिए, जैसे कि टाटा स्टील, TCS एक्सेट्रा, तो अलग अलग इंडस्ट्री में उसका काम है। यह है वैल्यूज। भी एक लाइन लिख दो गाइस, एक लाइन,
जो मैं बताता हूँ एक लाइन छोड़कर। ये लाइन, ये एमसीक्यू में आता है। Strategic intent is the purpose that organization aims to achieve. Intent is the purpose that organization aims to achieve. हो गया? अब नेक्स्ट, अब सुनने का। अब सुनने का। अभी ये वाले क्वेश्चन में कोई भी 4-5 पॉइंट टिक कर दो यार। व्हाट इज अवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन? इनमें से कोई भी 5-6 पॉइंट टिक कर दो। व्हाट इज अवर बिजनेस एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन, मतलब कोई भी 5-6 पॉइंट क्वेश्चन टिक कर दो। बहुत सिंपल है, बेसिक है। डन गाइस, अभी आप देखोगे ना अपना क्या क्या खत्म हो गया इसमें। 1, 2, ये बाकी है। सेट बी में ठीक है गाइस। अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम सेट एक ख़त्म कर देंगे, बहुत इजी है। कुछ ब्रेकफास्ट कर लो, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं। 10:55 हुआ है, हम लोग 11:20 को मिलते हैं। 20-25 मिनट का ब्रेक लेते हैं। स्टार्ट करें गाइस। हेलो, यस। मेरा ऑडियो क्लियर है क्या? ऑडियो गाइस, मेरा ऑडियो क्लियर है क्या? ओके।
एक सेकेंड है बच्चा लोग, डन, चालू करते गए। अब सुनो, हम लोग कर रहे बेनिफिट्स, ठीक है, हम लोग कर रहे बेनिफिट्स ऑफ एसएम, ये रहा। पेज नंबर 1.39, आंसर है 1.40 में, बेनिफिट्स ऑफ एसएम। गाइस अभी मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसा लिखना है आपको। लो बुक लो, पेन लो, हेडिंग दो, बेनिफिट्स ऑफ एसएम। बेनिफिट्स ऑफ एसएम, एरो करके लिख, टू ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ एसएम टू ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं, अब देखो इसको कैसे पढ़ने का, ये मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। पहले लिखना पॉइंट नंबर ए में है 1 2 3 4, ए में 4 पॉइंट है। एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ए में 4 पॉइंट, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ए में 4 पॉइंट। ठीक है, अब ए में 4 पहले फिलअप कर दो। पहला 4 प्रोएक्टिव इंस्टेड रिएक्टिव, पहला A1 लिख दो, प्रोएक्टिव इंस्टेड रिएक्टिव, A1 प्रोएक्टिव इंस्टेड रिएक्टिव। A2 एक्शन इंस्टेड स्पेक्टेटर, A2 एक्शन इंस्टेड स्पेक्टेटर। A3 working within vagaries of environment instead getting carried away by its turbulence, working within vagaries of environment instead getting carried away by its turbulence। Instead getting carried away by its turbulence। और A4 कंट्रोल डेस्टिनी इन बेटर मैनर, कंट्रोल डेस्टिनी इन बेटर मैनर।
कंट्रोल डेस्टिनी इन बेटर मैनर। पहले सिर्फ लिख लो, फिर एक साथ में समझाता हूं। अब वैसे ही ये ए लिखा, वैसे है बी, बी में है 1 2, 2 पॉइंट है। बी में है 2 पॉइंट, बी में है 2 पॉइंट। पहला है SM हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन टेकिंग डिसीजन, डिसीजन में है 5 एरो, डिसीजन में है 5 एरो, 1 2 3 4 5। डिसीजंस में है 5 एरो। डिसीजंस में है 5 एरो। डन। B2, B2 बहुत सिंपल है। SM हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, लिख दे गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्रूशियल पॉइंट, गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्रूशियल पॉइंट। गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्रूशियल पॉइंट, सिर्फ लिख लो। अब पॉइंट नंबर सी, सी में 3 पॉइंट है। सी में 3 पॉइंट है। पहला है गुड फ्यूचर फॉर द फर्म, पहला है गुड फ्यूचर फॉर द फर्म। C2 face the future and pathfinder for various opportunity, face the future and pathfinder for various opportunity। C3 how to reach opportunity, how to reach opportunity। नेक्स्ट डी, डी में है 3 पॉइंट, पहले लिख लो सिर्फ। एक्ट एज कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड, ऐसा लिखना CDM अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स।
दूसरा अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स, अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। एंड थर्ड, इवॉल्व में 2 एरो, कोर कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इवॉल्व में 2 एरो, कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इवॉल्व में 2 एरो, कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डन, लिख दे इतना। एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी ध्यान से सुनना। देखो, एसएम बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना हेड पॉइंट है। तो जो भी बेनिफिट्स है एसएम के, वो ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। तो पहला बोलते हैं रिमेन प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिंग लेटर। प्रोएक्टिव का मतलब पता है क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रादर देन सिटिंग एंड क्राइंग लेटर, रादर देन सिटिंग एंड क्राइंग लेटर, इट्स बेटर यू टेक सम प्रिवेंटिव स्टेप्स नाउ ओनली। उसको कहते हैं प्रोएक्टिव इंस्टेड रिएक्टिव। दूसरा है, अगर तू एसएम फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यू कैन टेक एक्शन इंस्टेड जस्ट स्पेक्टेटर। तू ऑडियंस बैन कर सिर्फ तमाशा नहीं देखेगा, बल्कि तू एक्शन ले पाएगा। यू कैन टेक एक्शन इंस्टेड स्पेक्टेटर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड है, तू कोई भी एनवायरनमेंट बहुत ही टर्बुलेंट है, ऊपर नीचे हो रहा है, बट तू अगर एसएम फॉलो करता है, एनवायरनमेंट बहुत ही टर्बुलेंट है, बट तू अगर एसएम फॉलो करता है, यू कैन फाइट अगेंस्ट द वेगरीज, द वेराइटीज ऑफ एनवायरनमेंट। सो यू कैन फाइट अगेंस्ट द वेगरीज ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ही टर्बुलेंट है। एंड फोर्थ, इफ यू फॉलो एसएम, तू तेरे डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है इन बेटर मैनर। यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी इन बेटर मैनर इफ यू फॉलो SM. Point B, you can take decisions regarding कौन सा बिजनेस, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मार्केट, कौन सा इन्वेस्टमेंट और कौन सा स्ट्रक्चर तो यूज करना चाहता है। एंड SM gives guidance to entire organization on crucial point। मतलब जहां पर तेरा ऑर्गेनाइजेशन अटकता है, SM will act as a guidance on crucial point। SM act as a guidance on crucial point। Done guys? Point A and B एक बार रीड कर लो properly। If done, then guys let me know only point A and B। डन, ओके। अब सुनो पॉइंट नंबर C, SM एंश्योर करेगा गुड फ्यूचर फॉर द फर्म। SM विल हेल्प टू फेस द फ्यूचर एंड पाथ फाइंडर फॉर वेरियस अपॉर्चुनिटी एंड हाउ टू रीच देम। अपॉर्चुनिटी है, बट हाउ टू रीच अपॉर्चुनिटी। देख, अपॉर्चुनिटी है और वहां तक पहुंचना वो SM गाइड करेगा। हाउ टू रीच दोस अपॉर्चुनिटी, फेस द फ्यूचर, path finder for various opportunity and how to grab those opportunity। next, SM एक तुम्हारा सुरक्षा कवच है, CDM।
कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट योर मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। पिटफॉल्स मतलब डाउनफॉल। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई डाउनफॉल आता है, एसएम विल एक्ट एज अ सुरक्षा कवच लेयर। एसएम हेल्प्स करता है टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कॉस्टली मिस्टेक्स होता है, एसएम हेल्प करता है उसको अवॉइड करने को। एसएम हेल्प करता है टू इवॉल्व दो चीज, कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोर कॉम्पिटेंसीज मतलब पता है क्या? तेरी स्किल्स को डेवलप करने में एसएम हेल्प करता है, और कॉम्पिटिटर्स से हमेशा तुझे एक कदम आगे रखेगा एसएम। डन गाइस। ये 5-4 पॉइंट बहुत काम के ABCD। गाइस बहुत काम का आंसर है, प्रॉपरली करना। हो गया गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिमिटेशंस ऑफ एसएम। लिमिटेशंस ऑफ एसएम। लिमिटेशंस ऑफ एसएम। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, अब सुनना। लिमिटेशंस ऑफ एसएम बहुत सिंपल है, लिखना मत, पहले सुन लो। एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट है। एनवायरनमेंट है ना, बहुत ही चेंज होते रहता है। अभी अपनी जो स्ट्रेटेजी बनी है ना, वो करंट एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनी है। मैं वापस कह रहा हूं, अपनी जो स्ट्रेटेजी बनी है वो करंट एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनी है, पर एनवायरनमेंट तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अपनी जो करंट स्ट्रेटेजी है वो करंट एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनी है, पर एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और टर्बुलेंट है। तो अवर एस्टिमेट्स मे गो रॉन्ग, अवर प्लान्स मे गो रॉन्ग। जोपर्डाइज और प्लान मतलब क्या? डैमेज ऑल अवर प्लान। अवर एस्टिमेट्स मे गो रॉन्ग, अवर प्लान मे गो रॉन्ग। तो एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और टर्बुलेंट है। Our estimates about its future may go wrong, our plan may go wrong, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनती है एनवायरनमेंट पर, एनवायरनमेंट बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है एसएम, एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम लगता है, क्यों? स्ट्रेटेजी को बनाना, फिर वो स्ट्रेटेजी को लोगों तक कम्युनिकेट करना, वो अपना डे टू डे ऑपरेशन को डैमेज करता है एसएम। स्ट्रेटेजी को बनाना और स्ट्रेटेजी को लोगों तक कम्युनिकेट करना है ना। एक मिनट अब चलो, तो है ना, स्ट्रेटेजी को बनाना और स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एसएम बहुत ही, एक मिनट बच्चा, तो एसएम बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। क्यों कॉस्टली प्रोसेस है? क्योंकि इट एड्स लॉट ऑफ एक्सपेंस। स्ट्रेटेजी बनाएगा कौन? स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, प्लानर। प्लानर क्या करेगा? एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा वो, एंड फिर वो स्ट्रेटेजी बनाएगा।
तो इसमें बहुत बड़ा खर्चा लगता है। एंड फोर्थ पॉइंट ये है, इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, हर जगह पर कंपटीशन है। अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर भी तो कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर भी तो कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है। So it is very difficult to clearly estimate the competitive response. Very difficult to clearly estimate the competitive response. तो SM बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, और हमने जो सोचा हुआ है ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही होगा, क्योंकि मेरा सामने वाला भी तो कॉम्पिटिटर है, मेरा सामने वाला भी तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा है। गाइस पहले एक बार रीड कर लो ये वाला आंसर, बहुत इजी है। एक बार रीड कर लो गाइस, जल्दी फास्ट में वेट कर रहा हूं। गाइस रीड हो गया तो मुझे बताओ फिर। गाइस डन? हेलो, यस, ओके। नाउ गिव नेक्स्ट हेडिंग। ये लिमिटेशन लिखना नहीं है, लिमिटेशन एज इट इज बुक से करेंगे। ये वाला आंसर लिखना है, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी इन मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी इन मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी इन मैनेजमेंट। लिखो सबसे पहला, एक लाइन छोड़कर, पहला लेवल कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल। अब कॉर्पोरेट लेवल में पहला एल एरो, जो मैं बोलता हूं लिखते रहो। कंसिस्ट ऑफ सीईओ एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। कंसिस्ट ऑफ सीईओ and top level executives. Consist of CEO and top level executives. Next, L arrow. Decision makers of the organization. Decision makers of the organization. Next, L arrow. Develop strategy for whole organization. Develop strategy for whole organization. Next L arrow. They define mission and vision of the company. Missions and goals of the organization, right? They define missions and goals of the organization. Define mission and goals of the organization. Next L arrow. They will determine the resource required and allocate the resource accordingly. And allocate the resource accordingly. तो ये था टॉप लेवल गाइस। तो टॉप लेवल में कौन कौन है? सीईओ एंड दूसरे सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग डिसीजन मेकर है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग डिटरमाइन करेंगे हमें कौन से बिजनेस में रहने का है। तो ये लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये लोग टॉप लेवल के लोग हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, खत्म।
डन। एक बार रीड कर लो टॉप लेवल। गाइस नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बिजनेस लेवल। पहला एल एरो है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज। पहला है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज। दूसरा, दे आर द हेड ऑफ द डिवीजन। दे आर द हेड ऑफ द डिवीजन। तीसरा, ये लिखो, यहां से यहां तक, ये तीसरा पॉइंट है। तो ये लोग है ना, जो टॉप लेवल ने जो डायरेक्शन इनको दिया ना, ये उनसे रिसीव करते हैं और एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस। हो गया गाइस। नेक्स्ट है फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स लिखो, पहला एल एरो। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी for specific functions. Development of strategy for specific functions. Like HR, marketing, accounting, etc. डन, इधर तक ही लिखने का। अब देखो ये है क्या, ये देख, रिलायंस एक बिजनेस है। रिलायंस के अंदर है जियो, ट्रेंड्स, फ्रेश। जियो के अंदर है HR, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, उसके अंदर एम्प्लॉयज। अब ये है CEO, बिजनेस लेवल। इसका स्ट्रेटेजी बनाएगा बिजनेस, ये अपना कॉर्पोरेट लेवल। उसके अंदर ये बिजनेस है, बिजनेस लेवल।
उसके अंदर ये सब फंक्शंस है, फंक्शनल लेवल्स, और ये है एम्प्लॉयज़। तो ये रिलायंस की स्ट्रेटेजी बनाएगा कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज। ये ड्रॉ कर लो एक बार जल्दी। डन गाइस, डन। अब देखो अपना क्या क्या हो गया मैं बता रहा हूँ। ये हो गया डिफाइन एसएम, उसी का ही पार्ट हो जाएगा अभी। ये हो गया, ये हो गया अभी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और डिफाइन एसएम। अब देखो डिफाइन एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सी सबसे पहले तो है ना, हमें विजन को बनाना पड़ेगा, डेवलप विजन। विजन को पूरा करने के लिए वी नीड टू गेट ऑब्जेक्टिव्स डन। तो क्राफ्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को बनाने अचीव करने के लिए वी नीड स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी, सॉरी यस। तो डेवलप विजन, देन ऑब्जेक्टिव, देन स्ट्रेटेजी, देन उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करो। इधर है क्रिएट स्ट्रेटेजी, इधर आएगा इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी, फिर इधर आएगा इवेल्युएट स्ट्रेटेजी, और इधर आएगा फीडबैक फॉर करेक्टिव एक्शन। अब ध्यान से सुनो, हमें सबसे पहले विजन होना चाहिए कंपनी का। विजन को अचीव करने के लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव, सीए बनना है। सीए को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करो, इवेल्युएट करो, चेक करो कि तूने जैसा सोचा वैसा हो रहा है कि नहीं, और करेक्टिव एक्शंस, एक्शंस ले लो, करेक्टिव एक्शंस एंड नेसेसरी फीडबैक। तो ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मैनेजरियल प्रोसेस है। तो एसएम एक मैनेजरियल प्रोसेस है। ये है एसएम। देखो ये रहा डेफिनेशन। एसएम रेफर्स टू, पहले तो विजन को डेवलप करो, ऑब्जेक्टिव सेट करो, क्राफ्ट स्ट्रेटेजी, हाँ स्ट्रेटेजी को बनाओ, फिर स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करो, इवेल्युएट करो, और करेक्टिव एडजस्टमेंट्स जहां पर नेसेसरी है। डन। और स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, पेज नंबर 1.3 पे है। ये तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन रीड ओनली है। पेज नंबर 1.3 पे एक डेफिनेशन है मैनेजमेंट का, वो रीड ओनली है, सिर्फ रीड ही करना और कुछ भी मत करना उसमें। मैनेजमेंट का मतलब है की ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सब डे टू डे एक्टिविटी करता है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, विलियम ग्लुक की ले लेनी है। स्ट्रेटेजी हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। तो स्ट्रेटेजी यूनिफाइड डिटेल्ड कंबाइंड प्लान है विच हेल्प्स टू अचीव द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। यूनिफाइड डिटेल्ड कंबाइंड प्लान है विच हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। डन गाइस। अब सुनो, मुझे पता है कि आप लोगों का कल से एफएम है, जस्ट वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन। मैं और 2-3 लेक्चर लूँगा और तुम लोगों को मैं चैप्टर 1 अच्छा तब तक क्या करना है मैं बताता हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 1, 3, 4 लर्न करके रखना, ताकि उसका केस स्टडी एमसीक्यू फटाफट हो जाएगा। और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर वही कराऊंगा, फिर मैं चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 करा दूंगा आप लोगों को। मैं थोड़ा टाइम टेबल देख लेता हूँ आप लोगों का क्या है। आज इतना ही करते गाइस। बाय गाइस, टेक केयर।